नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता मोहित कंबोज की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। मोहित कंबोज पर पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि वह क्रूज ड्रग्स कांड के मास्टरमाइंड है और समीर वानखेड़े से उनकी साठगांठ है। हम आने वाले वक्त में दोनों की मुलाकात की वीडियो भी जारी करेंगे। नवाब मलिक ने कहा है कि क्रूज ड्रग्स कांड पूरी तरीके से फर्जी है। समीर वानखेड़े और मनोज कंबोज ने साठगांठ करके आर्यन खान को फंसाया और फिर वसूली का खेल खेला। उन्होंने कहा है कि छापेमारी के बाद आर्यन को केपी गोसावी ने घसीटा और अरबाज मर्चेंट को मनीष भानुशाली लेकर एनसीबी ऑफिस गए। आखिर एनसीबी के मुख्यालय में बाहरी लोगों की एंट्री कैसे हो सकती? बाहरी व्यक्ति आरोपियों को कैसे घसीट सकते हैं? नवाब मलिक ने आगे कहा कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज किडनैपिंग और वसूली का मास्टरमाइंड है और मोहित एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का साथी भी है। दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो मुंबई में 12 होटल चलाता है और उसने बगल के होटल मालिकों पर वानखेड़े के जरिए फर्जी मामले बनाए। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मोहित और समीर की मीटिंग का वीडियो रिलीज करेंगे। समीर चाहते हैं कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे और माफियाओं का संरक्षण इसी तरीके से होता रहे। तो आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस ने 102 सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील भी शामिल हैं। इन पर मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप है। साथ ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को इन लोगों के अकाउंट सीज करने व इनसे जुड़ी पूरी जानकारी देने का नोटिस जारी किया गया। ताजा जानकारी के अनुसार इनमें से 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। त्रिपुरा पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया है और शनिवार को पश्चिमी अगरतला पुलिस के प्रभावी ने ट्विटर के सेंट फ्रांसिस्को स्थित मुख्यालय को नोटिस भेज दिया है। आपको बताते चलें, इसमें कहा गया है कि ये आरोपी हाल में त्रिपुरा में मस्जिदों पर हुए हमलों को लेकर कुछ आपत्तिजनक खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता था। इसमें कुछ लोग या संगठन भी शामिल हो सकते हैं। ये लोग दूसरी घटनाओं की भड़काऊ तस्वीरों और वीडियो को मौजूदा घटना के साथ जोड़कर पोस्ट कर रहे हैं। वेस्ट अगरतला पुलिस ने सभी 102 लोगों को पुलिस के समक्ष पेश होकर उनका पक्ष रखने के लिए भी बुला लिया है। त्रिपुरा पुलिस ने ट्विटर को अक्टूबर के अंत में राज्य के कुछ हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 68 यूजर्स के खाते ब्लॉक करने का निर्देश दिया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के विरोध में त्रिपुरा में प्रदर्शन आयोजित किया गया था और इसी दौरान एक मस्जिद, कुछ दुकानों व घरों में तोड़फोड़ की गई। तो बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच नीतीश कुमार सरकार में सहयोगी बीजेपी ने भी इस कानून पर अब पुनर्विचार करने की मांग उठाई। बिहार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर कहा कि प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं और अब इस पर एक बार पुनर्विचार करने की हमें बेहद जरूरत है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि एक बार तो इस कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत तो है ही। नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी एक अच्छी पहल है जो एक अच्छे इरादे से की गई थी, महिलाओं के पक्ष में भी थी। मेरा मानना है कि इस कानून को बने 6 साल हो चुके हैं और इस कानून की सफलता और असफलता पर विचार होना चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खोल दी और कहा, राज्य में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से शराब माफिया सक्रिय हैं, जिसकी वजह से ये कानून प्रदेश में फैल चुका है। उन्होंने आगे कहा है कि जहां मजबूती से पुलिस काम कर रही है वहां पर कुछ घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लोकल स्तर पर 3 नवंबर को काम करने के कारण हो रहा है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थिति भयावह है और पुलिस प्रशासन के सहयोगी से शराब का काम चल रहा है। बताते चलें कि पिछले 15 दिनों में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उठी बिहार में शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की मांग नीतीश सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताते चलें, ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी कर चुका है। जल्दी सीबीआई इस बाबत कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र देगा। सीबीआई ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था और मिडिल मैन संतोष शंकर जगताप को ठाणे से गिरफ्तार किया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह की शिकायत के आधार पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर
भी कथित आरोपी बताए गए, लेकिन वह अभी तक जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर हैं। संतोष शंकर जगताप मिडिलमैन का नाम ट्रांसफर पोस्टिंग की सीबीआई की जांच के दौरान सामने आया था। लोअर कोर्ट से 1.5 महीने पहले इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया था और महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में 12 जगह छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसियों ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला के भी बयान दर्ज किए थे। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही जांच के तहत अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था और कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी। बाद में कोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अनिल देशमुख के बेटे को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया था। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया था और सीबीआई ने अनिल देशमुख से संबंधित दस्तावेज लीक करने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अनिल देशमुख के वकील सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बताते चले, सीबीआई इस मामले में अब अनिल देशमुख से पूछताछ करना चाहती है। अब सीबीआई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर जल्द अनिल देशमुख की कस्टडी की मांग करेगी, ताकि दूसरे आरोपियों के साथ उनकी भूमिका क्या थी, इसका खुलासा हो सके। मामले की जांच अभी भी जारी। तो जोधपुर के केंद्रीय कारागार में यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को शनिवार नियमित जांच के लिए जोधपुर एम्स ले जाया गया। जांच के लिए एम्स के जनरल आईसीयू में भर्ती उन्हें कराया गया था। आसाराम की स्वास्थ्य जांच में उनके लीवर में एंजाइम बढ़े हुए थे और इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन भी बढ़ा हुआ मिला, जिसके चलते पिछले 5 दिनों से आसाराम को बुखार हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जनरल आईसीयू में ऑपरेशन के लिए उन्हें भर्ती किया। यहाँ अभी आसाराम के और भी टेस्ट होंगे। आसाराम को अगले 48 घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आसाराम के शनिवार सुबह 11 बजे जेल से बाहर निकलने से पहले ही उनके भक्तों को जानकारी मिल गई, जिससे एम्स परिसर के आसपास बड़ी संख्या में आसाराम के साधक और भक्त एकत्र हो गए, जिन्हें नियंत्रण करने में सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आसाराम को एम्स की ओपीडी में लाया गया, जहां उनकी यूरोलॉजी और अन्य विभाग से जुड़ी जांच की गई। लंग्स में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर ने भर्ती करने का निर्णय लिया, क्योंकि संक्रमण के चलते आसाराम पिछले कई दिनों से बुखार से भी पीड़ित थे। दिवाली के बाद आसाराम के एम्स लाए जाने के दौरान उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष एकत्र हो गए थे। वहां पर सी ब्लॉक के बाहर कई महिलाएं जबरदस्ती बैठ गई, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता चलिए, आसाराम को यूरिन इन्फेक्शन सहित कई अन्य परेशानियां हैं, जिनका उपचार जोधपुर स्थित एम्स के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से आसाराम को महीने में 1 या 2 बार नियमित जांच के लिए लाया जाता है। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में बताया कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 1 सप्ताह एक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रमों की संख्या नहीं, गुणवत्ता एवं गरिमा पर ध्यान देने की बात अधिकारियों से कही गई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों से जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही सभी अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य हित से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरा करने के लिए अपने विवेक और अनुभवों का भी उपयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास का विभागवार विजन भी तैयार कर लिया है। आपको बताते चले, बैठक में सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार सुमन ने प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया है कि 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के विशेष अवसर पर 9 नवंबर को प्रातः 9:55 से 11:30 तक पुलिस लाइन देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ओर से परेड की जाएगी। परेड की सलामी जो है वो राज्यपाल लेंगे और इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही सभी विभागों और जिलाधिकारियों को बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत करा दिया जाएगा, ताकि इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से आयोजित किया जा सके। तो गुजरात के खेड़ा जिले के टाउन थाना परिसर में शनिवार रात आग लगने से बाइक, ऑटो रिक्शा और
कारों समेत 25 से अधिक वाहन जलकर खाक हो चुके हैं। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। राहत बचाव दल अभी भी मौके पर मौजूद है। इस घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता चले, कल यानी शनिवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के कोरोना के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 6 मरीज झुलस गए थे। घायल मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल से धुएं का गुबार निकलता हुआ देखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया था। तो फर्रुखाबाद जिला में एक बंदी की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। गुस्साए अन्य कैदियों ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। कैदियों ने कंबल और चादरों को आग लगा दी। दावा है कि जिला प्रशासन ने सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। बंदियों को अपनी अपनी बैरक में भेजकर स्थिति को शांत करा लिया गया। आपको बता चले, फतेहगढ़ जिला जेल में कैदियों ने भारी बवाल काटा है। जेल में एक कैदी की मौत के बाद भड़के कैदियों ने पथराव किया, आगजनी की। इतना ही नहीं, कैदियों ने डिप्टी जेलर को बंधक बना लिया। भड़के कैदी काफी देर तक जेल में तांडव काटते रहे। जेल प्रशासन ने अब स्थिति को काबू कर लिया। चलिए, इस रिपोर्ट से फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर न्यूज।